हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज की इस वीडियो में हम जो है यूपीपीएससी अल्टी ग्रेड के लिए जीएस देखने वाले हैं, सामान्य अध्ययन। और आज का जो हमारा पेपर होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम का पेपर हम आपको करवाने वाले हैं ये 16/4/2025 को पूछा गया था दूसरी शिफ्ट में। कौन से? तो ये शिक्षा सेवा चयन आयोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी 2024 में, इसके द्वारा ये पूछा गया है। ठीक है, इसमें ये पूछा गया था। तो आप सभी लोग जो है सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि 2025 में ये जो है पेपर आपका हुआ था, तो इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके निकल कर सामने आने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है इस सेशन को स्किप मत करिएगा, सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं आपको ये सेशन जो है कराने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारे पेपर को हमने आपको कवर करवा दिया है। और आज का जो हमारा पेपर होने वाला है ये जो हमारा होने वाला है ये आपका 2024 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 सामान्य अध्ययन का ये सवाल होने वाला है आपका। और परीक्षा की तिथि जो थी ये 16/4/2025 की जो है सेकंड शिफ्ट में आपको ये पूछा गया था। देखिए यहाँ पर पहला सवाल भी आप लोगों को दिख रहा होगा और आप सभी लोग पहले सवाल से ही समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो आप सभी लोग कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है ये सेशन कैसा लगा। और इससे पहले भी हमारी लगभग जो है 36 क्लासेज हो चुकी हैं, आप सभी लोग उसको भी जरूर देखिएगा। और एक 3 घंटे की जो है मास्टर क्लास भी आपके लिए अपलोड की गई है, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। इसका जीएस का प्लेलिस्ट आपको हमारे जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके सारे के सारे आपके जितने भी सेशन हमारे जीएस के लिए हुए हैं आप उनको देख सकते हैं। ये सभी के सभी आपके एग्ज़ाम के पीवाईक्यू हैं, जो आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो हम शुरू करते हैं सेशन को। हमारा पहला सवाल कह रहा है कि भारत का जो पहला सौर मिशन था जिसका नाम आदित्य L1 था। ठीक है, आदित्य L1 था, आप सभी लोग जानते हैं। इसका जो है ये L1 पॉइंट तक जाने वाला था, इसीलिए आदित्य L1 नाम था इसका। अब ये जो है कब प्रक्षेपित किया गया था ये आपको बताना है, मतलब कब लॉन्च हुआ था ये आपको बताना है। तो इसकी जो डेट थी वो आपकी 2 सितंबर 2023 थी। ठीक है, 2 सितंबर 2023 को जो है ये प्रक्षेपित किया गया था, इसीलिए इसका पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये जो है इसको प्रक्षेपित किया गया था, याद रखिएगा। तो इसका पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 प्रक्षेपित किया गया और यह भारत का पहला जो है सौर मिशन है, जिसका उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के जो लैग्रेंज बिंदु है, लैग्रेंज इसीलिए इसको L1 कहते हैं, इसके चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग, तो ये जो है पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है आपका जो लैग्रेंज बिंदु है, जहाँ L1 पॉइंट पर जो है ये जहाँ प्रक्षेपित किया जाएगा ये पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। अगला सवाल देखिए, इन विच सिटी पैरा एशियन गेम्स 2023 वर हेल्ड, मतलब कौन सी सिटी में जो है पैरा एशियाई खेल 2023 में आयोजित किए गए थे, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो हुए थे ये हांगझाऊ में हुए थे। ठीक है, हांगझाऊ में हुए थे जो चीन में है। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सी विकल्प जो हो जाएगा ये हमारा सही हो जाएगा। जो पैरा एशियाई खेल थे 2023 के, ये जो है चीन के हांगझू में हुए थे, या हांगझाऊ हम कह सकते हैं, यहाँ पर जो है हुए थे। अगला सवाल देखिए, 2024 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? सेबी का जो अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है 2024 में, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये जवाब आपका हो जाएगा माधवी पुरी बुच। ठीक है, माधवी पुरी बुच, बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए करंट अफेयर्स का सवाल है, आप इसको याद रखिएगा। देखिए 2 मार्च 2022 से 28 फरवरी 2025 तक, 28 फरवरी 2025 तक का है जो इनका कार्यकाल है। माधवी पुरी बुच को जो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी कहते हैं, इसके अध्यक्ष पद पर जो है नियुक्त किया गया है इनको। और 1 मार्च 2025 को तुहिन कांत पांडे, अब इसको याद रखिएगा, तुहिन कांत पांडे जो है अभी जो है इसके अध्यक्ष हैं, किसके? तो सेबी के। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। 1 मार्च 2024 को जो 25 को तुहिन कांत पांडे को जो है अब जो है सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखिए, तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी तमिलागा वेट्री कजगम किसके द्वारा शुरू की गई है, ये आपको बताना है। तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है तमिलागा वेट्री कजगम। ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये आप सभी लोग जानते हैं, ये जो है विजय। ठीक है, विजय को आप जानते होंगे, एक जो साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, और इनके द्वारा शुरू की गई है। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, बहुत ही चर्चा में थी ये भी पार्टी। देखिए 2 फरवरी 2024 को तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी तमिलागा
वेट्रिक अजगम जोसेफ जो है विजय चंद्रशेखर के द्वारा शुरू की गई है। अगला सवाल देखिए, 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 19वां G20 शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये जो है 2024 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, जहाँ आपका पहला जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में, वहीं जो है ये आयोजित किया गया था। ठीक है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ये आपका जो है आयोजित किया गया था। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, 5वें नंबर का बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए 19वां जो G20 शिखर सम्मेलन था 18 से 19 नवंबर 2024 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। और वर्ष 2025 में जो G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है ये दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर में आयोजित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, ये तो पुराना हो गया 19वां, 20वां याद रखिएगा, ये जो है 2025 में साउथ अफ्रीका में। अगला सवाल देखिए, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2 अक्टूबर के दिन हुई थी, याद रखिएगा। बहुत ही आसान सा सवाल आपको दे दिया गया, क्योंकि 2 अक्टूबर एक ही विकल्प में है, इसीलिए आप आसानी से ये सवाल आप सॉल्व कर सकते थे। बाकी सभी लोग जानते हैं 2 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई थी। अगर 2 अक्टूबर 3-4 कम से कम 3 विकल्प में दे देता या 2 विकल्प में दे देता और ईयर बदल देता, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसने एक ही विकल्प में दिया इसीलिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। तो इसका जो है पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में जो है 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की जो है शुरुआत हुई थी। अगला सवाल देखिए, समाज मिति। ठीक है, समाज मिति परीक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? समाज मिति या सोशियोमेट्रिक टेस्ट जो है सबसे पहले किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा J.L. मोरेनो। ठीक है, J.L. मोरेनो, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए 1930 में समाज मिति परीक्षण या जो है इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, सोशियोमेट्रिक टेस्ट का जो सबसे पहला परीक्षण किया था ये जैकब एल मोरेन ने किया था। और जो है इस विधि का उपयोग समूहों के भीतर सामाजिक संबंधों को मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित को एक अनुक्रम के रूप में व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित को एक अनुक्रम के रूप में व्यवस्थित करना है, ये आपको ऐसे दे देता है और कूट के माध्यम से कि पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा, सबसे लास्ट में क्या होगा, ऐसे सवाल अब आपसे पूछे जाने लगे हैं। थोड़ा सा आपके जो है दिमाग को जो है टेस्ट किया जाता है इस सवाल में। तो सबसे पहले हम जो है रा डेटा हमको मिलेगा, प्रारंभिक समंक जिसको बोलते हैं हम, प्रारंभिक समंक। तो ये आपका रा डेटा मिलेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको तो जितने रा डेटा हैं उनको जो है इसको जो है विश्लेषण करेंगे। ठीक है, एनालिस्ट हम डेटा का हम जो है एनालिसिस करेंगे। डेटा को एनालिसिस करेंगे तो पहले के बाद हमारा जो है तीसरा आ जाएगा। तो पहले के बाद तीसरा आ जाएगा, फिर हम जो है इसका जो है प्रेजेंटेशन करेंगे, डेटा का जो है प्रेजेंटेशन करेंगे तो चौथा आ जाएगा, इसके बाद 4 हो जाएगा और फिर हम इसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो ये हमारा 2 आ जाएगा, 1 3 4 2 इसका सही जवाब होने वाला है। तो 1 3 4 2 जो है ये आपका ए विकल्प होने वाला है। तो इसीलिए ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल अब आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। देखिए प्रारंभिक समंकों का जो है प्रसंस्करण, समंकों का प्रस्तुतिकरण और समंकों का जो है विश्लेषण या प्रोसेसिंग। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रतिभागियों को शामिल करने वाले शोध का प्राथमिक नैतिक विचार है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रतिभागियों को शामिल करने वाले शोध का प्राथमिक नैतिक जो है विचार है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिभागियों की गोपनीयता को बनाए रखना। ठीक है, प्रतिभागियों की गोपनीयता को बनाए रखना, डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए प्रतिभागियों की गोपनीयता को बनाए रखना मानव प्रतिभागियों को शामिल करने वाले शोध का जो है प्राथमिक नैतिक विचार है और मानव अनुसंधान में गोपनीयता और निजता महत्वपूर्ण नैतिक विचार है। अगला सवाल देखिए, हु इंट्रोड्यूस डिस्कवरी लर्निंग मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन। खोजपरक अधिगम जो अन्वेषण आधारित शिक्षण की एक विधि है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये आपको बताना है। हु इंट्रोड्यूस्ड जो है डिस्कवरी लर्निंग मेथड जो है ये आपका इंक्वायरी बेस्ड जो एजुकेशन है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये एक प्रकार से जो है आपका CDP का सवाल हो गया। तो इसके जो जनक थे उनका नाम था, इन्होंने जो है जेरोम ब्रूनर। ठीक है, जेरोम ब्रूनर इसके जनक थे। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा और इन्हीं के द्वारा ये आरंभ किया गया था। ठीक है, देखिए खोजपरक अधिगम या डिस्कवरी लर्निंग अन्वेषण आधारित शिक्षण विधि है, यह जेरोम ब्रूनर द्वारा आरंभ की गई है। ब्रूनर का मानना था कि छात्र स्वयं करके सीखते हैं और खोज के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। बिल्कुल इनका जो है मानना वो सही था। देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कौन सी पहल उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग की चुनौतियों का जो है समाधान करने का लक्ष्य रखती है, ये आपको बताना है। डिजिटल लर्निंग की चुनौतियों का समाधान करने का लक्ष्य रखती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा जो है भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, इसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे, जो है NDLI कहेंगे, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये आपका सही हो जाएगा, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय डिजिटल जो है लाइब्रेरी
भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो है एक पहल है तथा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। यह उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग की चुनौतियों का समाधान करने का लक्ष्य रखती है। अगला सवाल देखिए, दशमलव संख्या 10 का बाइनरी रूप कौन सा हो जाएगा। देखिए बाइनरी रूप कौन सा हो जाएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है। बाइनरी का जो बेस होता है ये आपका जो है आपका 2 होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बाइनरी संख्या लिखते हैं तो इसको 0 1 1 0 करके ऐसे क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो ये आपका बाइनरी हो गया। अब इसको हम जो है दशमलव में कैसे लाएंगे, दशमलव में कैसे लाएंगे तो ये आपको बताना है। देखिए इसका जो दशमलव हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 1010। देखिए 1010 क्यों हो जाएगा मैं ये आपको बताता हूँ। देखिए 1010 तो हम इसको 2 के पावर 0 से करेंगे, उसके बाद 2 के पावर 1 से करेंगे, ये आपका जो है इकाई के स्थान पर 0, फिर 2 का पावर 1, फिर ये 2 का पावर आपका 2 हो जाएगा और फिर ये 2 का पावर आपका 3 हो जाएगा। तो 2 के पावर 3 का मतलब कितना हो जाता है, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। और अगर हम 2 के पावर 1 की बात करें तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है 8 2 10 हो जाएगा, इसीलिए जो है 1010, क्योंकि जहाँ पर 0 है इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर यहाँ पर 1 होता तो 2 के पावर 0 का मान जो है 1 होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो ये आपका जो है सी विकल्प इसका सही हो जाएगा, 1010। देखिए बाइनरी में केवल 2 ही शब्द होते हैं जिनसे संख्याएं दर्शाई जाती हैं, 0 और 1। अब इसमें देखिए बाइनरी में 10 का मतलब होता है 1010। अब कैसे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसका जो बेस मानेंगे हम 2 मानेंगे और इसको 0 से शुरुआत करेंगे क्योंकि ये इकाई के स्थान पर 0 है, ठीक है। अब हम इसको 0 से शुरू करते हैं, 2 के पावर 0 हो गया, फिर इसको हम 2 के पावर 1 लिखेंगे, फिर इसको हम 2 के पावर 2 लिखेंगे और फिर हम इसको जो है 2 के पावर 3 लिखेंगे। अब इसको सबको जोड़ लेंगे हम, जो भी हमारा मान आएगा ये हमारा जो है ये डेसिमल में या दशमलव में हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, गीगाबाइट शब्द का तात्पर्य है। गीगाबाइट शब्द का तात्पर्य है मतलब जीबी, जिसे आप जो लोग जानते हैं जिसको हम कहते हैं 1 जीबी, ठीक है, 1 जीबी। तो ये गीगाबाइट हो गया। तो गीगाबाइट में 1024 जो है ये आपकी एमबी होती है, याद रखिएगा मेगाबाइट होती है। 1024 एमबी जो है ये इसमें होती है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर गीगाबाइट का कह रहा है तो गीगाबाइट में जो है 1024 जो है मेगाबाइट होती है, याद रखिएगा 1024 एमबी होती है। अगला सवाल देखिए, गीगाबाइट डेटा स्टोरेज की एक इकाई है, इसे संक्षेप में जो है जीबी लिखते हैं और गीगाबाइट शब्द का तात्पर्य जो है 1024 मेगाबाइट से है। अगर हम 1 एमबी की बात करें तो इसमें 1024 जो है बिट्स होती है या बाइट होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आंकड़ों की गणना हेतु निम्न में से कौन सा साधन प्रयुक्त होता है। आंकड़ों की गणना हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन जो है प्रयुक्त होता है। तो आंकड़ों की गणना के हेतु हम जो है MS एक्सेल का उपयोग करते हैं, MS एक्सेल का उपयोग करते हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए आंकड़ों की गणना हेतु MS एक्सेल का उपयोग किया जाता है। यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डेटा को व्यवस्थित करने, गणना करने और विश्लेषण करने में जो है मदद करता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। देखिए कौन सा इनपुट डिवाइस है, बार कोड रीडर या मॉनिटर। मॉनिटर तो आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रोजेक्टर भी आपका आउटपुट डिवाइस हो गया और जो ब्रेल जो है रीडर है ये भी आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। तो आपका जो बार कोड रीडर है ये आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। बार कोड रीडर आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कहा गया है कि इनपुट डिवाइस कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। जैसे जो है बारकोड रीडर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक आदि जो है ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। अगला सवाल देखिए, पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के संबंध में पौधों के मौसमी गतिविधियों के समय को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के संबंध में पौधों के मौसमी गतिविधियों के समय को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा फेनोलॉजी, ठीक है, फेनोलॉजी हो जाएगा। परिघटना विज्ञान इसका जो है ये सही जवाब हो जाएगा। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के संबंध में पौधे के मौसमी गतिविधियों के समय को परिघटना विज्ञान या फेनोलॉजी जो है कहा जाता है। इसके अंतर्गत पौधों और जानवरों की मौसमी गतिविधियां जैसे फूल आना, फल आना, पत्तियां झड़ना और उन पर पर्यावरणीय परिवर्तनों जैसे तापमान, वर्षा, दिन की लंबाई के प्रभाव का जो है अध्ययन किया जाता है। देखिए कार्टाजीना प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। कार्टाजीना प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। डी विकल्प इसका क्या है, सही होगा या गलत होगा। ओजोन लेयर से है या किससे है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये ओजोन लेयर से नहीं है, ये जीवित संशोधित जीवों से है। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से है, ये संशोधित जो है जीवों से है जो जीवित हैं। सी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा, कार्टाजीना प्रोटोकॉल। देखिए कार्टाजीना जो है प्रोटोकॉल जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता की रक्षा करना और जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित परिवहन, प्रयोग और उपयोग को विनियमित करना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाजार आधारित प्रणाली है जहां कंपनियां उत्सर्जन अनुमतियों को खरीद एवं बेच सकती हैं। तो
कौन सा जो है बाजार आधारित प्रणाली है जहां कंपनियां उत्सर्जन अनुमतियों को खरीद एवं बेच सकती हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कार्बन ट्रेडिंग हो जाएगा। कार्बन ट्रेडिंग हो जाएगा। कार्बन ट्रेडिंग क्या है? बाजार आधारित प्रणाली है जिसका उद्देश्य जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित और कम करना है। इसके अंतर्गत कंपनियां या देश अपनी कार्बन उत्सर्जन सीमाओं के तहत बची हुई उत्सर्जन अनुमतियों को दूसरी कंपनियों के बेच सकते हैं जो अपनी सीमा से अधिक उत्सर्जन कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों के उनके आयतन प्रतिशत के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस है ये आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन हो जाती है, लगभग जो है 78% है। ठीक है, 78.08% है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन हो जाएगा, ये आप सभी लोग जानते हैं। मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा तो क्रम आप देख लेंगे, थोड़ा सा हो सकता है आप मिला पाएँ। देखिए मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा क्या है? तो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। देखिए दो केवल एक ही में है, कौन से विकल्प में? सी विकल्प में। तो कितना आसान सा सवाल था ये आपका, ये तो 8वीं का बच्चा भी कर ले जाता। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन के बाद आपका जो है ऑक्सीजन पाई जाती है, लगभग 21%। शॉर्टकट में हम बोल देते हैं 79% जो है नाइट्रोजन और 21% जो है ये आपका जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। लेकिन अगर हम डीपली पढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 78.8% जो है ये आपका नाइट्रोजन पाई जाती है, 78.08। और ऑक्सीजन जो है आपका ये जो है 20.95 लगभग कह सकते हैं 21%। और 0.93% है ये आपका आर्गन पाई जाती है। 0.93% जो है ये आपका आर्गन पाई जाती है और 0.03% जो है आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, 0.03। ठीक है, तो ये हमारा कुछ सही जवाब हो जाएगा। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ग्रहों को उनके कक्षीय अवधि के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब कौन सा ग्रह जो है कितनी दिनों में जो है चक्कर लगाता है और कक्षीय अवधि जो है ये आपकी कितनी है, इस पर आपको लगाना है। सबसे ज़्यादा जो है ये आपका यूरेनस। ठीक है, यूरेनस के बाद आपका हो जाएगा शनि। ठीक है, यूरेनस, फिर शनि आपका मतलब 4, फिर 1, इसके बाद बृहस्पति 3 और फिर आपका जो है ये मंगल हो जाएगा। 4, 3, 1, 2 जो है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। 4, 3, 1, 2 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए 4, 3, 1, 2 जो है किस में है? तो 4, 3, अच्छा 4, 3, 1, 2 नहीं होगा, ये 4, 1, 3, 2 होगा। 4, 1, 3, 2 होगा, मैंने गलत लिख दिया था। 4, 1, 3, 2 होगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ग्रहों का उनके कक्षीय अवधि के आधार पर घटता क्रम कौन सा है? यूरेनस, शनि, बृहस्पति और मंगल। अगला सवाल देखिए, जिनमें से एक को कथन आर कहा गया है, दूसरे को अभिकथन कहा गया है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन कौन सा सही है। कह रहा है जब कोई जहाज नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करता है तो वह जो है कुछ ऊपर उठ जाता है। तो क्या ऐसा होता है? तो बिल्कुल जो है ऐसा होता है। ये जो है जब नदी से जो है समुद्र में जहाज पहुंचता है थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, बिल्कुल सही है। अब देखिए कह रहा है समुद्र के जल का घनत्व जो है नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो कारण भी यही है, क्योंकि घनत्व अधिक है इसलिए जो है वो हल्का सा ऊपर उठ जाता है। तो इसका जो है पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है, तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, अगर आप देखना चाहें तो, चूंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है और आर्किमिडीज के सिद्धांत से जब कोई वस्तु जो है किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबी हुई होती है तो वह एक ऊपर की ओर लगने वाले बल का अनुभव करती है जो उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसीलिए जब कोई जहाज नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, इसलिए ए जो है वो सही है और आर भी सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है किस तिथि को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी ने कांग्रेसियों से भारत के विभाजन को स्वीकार करने को कहा था? तो ये मीटिंग कब हुई थी ये आपको बताना है। तो ये जो मीटिंग हुई थी वो 14 जून 1947 को हुई थी। ये डेट आप याद रखिएगा, 14 जून 1947 को यह घटना हुई थी। ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी ने कांग्रेसियों से भारत के विभाजन को स्वीकार करने का आग्रह किया था और यह निर्णय गांधी जी द्वारा माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 के बाद लिया गया निर्णय था, ये याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय जो है समवर्ती सूची में नहीं है? मतलब समवर्ती सूची वो होती है जिसमें राज्य सरकार और जो है केंद्र सरकार दोनों ही इस मामले पर जो है कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में कौन नहीं है आपको बताना है। देखिए जो लोक स्वास्थ्य है ये समवर्ती सूची में नहीं है, ये आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मतलब न्याय प्रशासन और वेट और मेजर मतलब बाट और माप जो है ये सभी जो है ये समवर्ती सूची का विषय है।
तो डी विकल्प जो है लोक स्वास्थ्य, ये जो है समवर्ती सूची का विषय नहीं है, बल्कि यह जो है राज्य सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पतालों और औषधालयों को राज्य सूची में जो है सूचीबद्ध किया गया है। अगला सवाल देखिए, मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में राजदूत थे? तो मेगास्थनीज की इंडिका जो है ये किसके बारे में आपकी जो है जानकारी देती है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में जानकारी देती है। तो इसीलिए आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है सी विकल्प सही हो जाएगा। ये कौन थे? तो मगध के सम्राट थे। देखिए, सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक जो है सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ था और सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। अगला सवाल देखिए, राज्यों में द्वैध शासन जो है ये कब लागू किया गया था? कौन से वर्ष में लागू किया गया था? ये आपको बताना है। देखिए, भारत शासन अधिनियम जो है 1919 के द्वारा राज्यों में जो है द्वैध शासन लागू किया गया था। तो ये कब की बात है? तो ये 1919 की बात है। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है राज्यों में द्वैध शासन जो है लागू किया गया था और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी दी गई है? तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 21 से है, जो कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा जो है अनिवार्य है। तो ये आपका अनुच्छेद जो है या आर्टिकल 21A जो है इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत संविधान के मूल अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया या 21A जोड़ा गया, जिनमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो है ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ये आपको बताना है। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 96, 97 या 99 या 101? तो ये 97वां जो है संविधान संशोधन था, 97 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसका जो है कब हुआ था? तो ये 2011 हुआ था, जिसमें जो है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ये 2011 में किया गया था। अगला सवाल देखिए, कोविड महामारी जो 2020-21 के दौरान बुरी तरह से सभी क्षेत्र जो है प्रभावित हुए थे और इस क्रम में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो है प्रभावित क्षेत्रों का क्रम आपको बताना है कि कौन कौन जो है इसमें प्रभावित हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो है कह रहा है एग्रीकल्चर या जो है सेवा उद्योग, सेवा कृषि उद्योग, आपको एक क्रम में बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पहले तो सब सर्विस जो है प्रभावित हुई और फिर उद्योग और फिर जो है एग्रीकल्चर। सबसे कम जो है एग्रीकल्चर प्रभावित हुआ था, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा और सबसे ज़्यादा जो है ये बुरी तरह से जो है आपका सेवा क्षेत्र प्रभावित हुआ था और उद्योग। अगला सवाल देखिए, 29 नंबर का सवाल है कि एक तरह की बेरोजगारी जिसमें किसी व्यक्ति का किसी कार्य में होना या ना होना कोई अंतर नहीं डालता है, वह कहलाती है। तो ये कौन सी बेरोजगारी है, ये आपको बताना है। तो इसकी जो बेरोजगारी इसको कहते हैं जो है प्रछन्न बेरोजगारी। ठीक है, प्रछन्न बेरोजगारी इसको कहते हैं। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये आपका इस सवाल के लिए, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, वह बेरोजगारी जिसमें लोग कार्य तो कर रहे हैं लेकिन किसी व्यक्ति का किसी कार्य में होना या ना होना कोई अंतर नहीं डालता है, इसे जो है प्रछन्न बेरोजगारी कहते हैं। यह बेरोजगारी किसी क्षेत्र में बहुत आम बात है। अगला सवाल देखिए, संघीय बजट 2025-26 के तहत पहली बार कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा स्कीम का प्रस्ताव जो है दिया गया है। अब ये किसके लिए दिया गया है, ये आपको बताना है। तो ये जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के श्रमिकों के लिए। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वर्कर्स के लिए ये आपका दिया गया है। ठीक है, जो है सामाजिक सुरक्षा स्कीम का प्रस्ताव इसमें दिया गया है। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, संघीय बजट 2025-26 के तहत पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों के कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा स्कीम का प्रस्ताव दिया गया है। तो इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल थे। अगले सेशन में फिर मिलेंगे नए सवाल, नए PYQ के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो कैसी लगी आपको ये ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारे आपके जो है हमारे संबंध में आपके कुछ एडवाइस है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।